हेलो दोस्तों, फिर से आ गए हैं हम। बातें हम लोगों की चल रही हैं सरफेस केमिस्ट्री के ऊपर और एडजॉर्प्शन के ऊपर। पिछले 2 क्लासेस में एडजॉर्प्शन पर हम लोगों ने काफ़ी सारी बातें करी हैं। आज के क्लास में एडजॉर्प्शन से रिलेटेड थोड़ी बातें और होंगी। स्पेशली 2 पॉइंट्स पर हम लोगों को बातें करनी है। एक तो एडजॉर्प्शन के थर्मोडायनेमिक्स को थोड़ा सा हमें समझना है और दूसरा एडजॉर्प्शन के एप्लीकेशंस क्या क्या है, उसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ करते हैं, उस पर हम लोग थोड़ी बातें करेंगे। तो पहले थर्मोडायनेमिक्स। तो हम लोग थर्मोडायनेमिक्स में इक्वेशन जानते हैं, डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। डेल्टा जी बोलते हो गिब्स फ्री एनर्जी, डेल्टा एच को बोलते हो इंथैल्पी और डेल्टा एस को तुम कहते हो इंट्रोपी। और हम लोग थर्मोडायनेमिक्स में ये भी जानते हैं कि अगर कोई प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होना है, कोई प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होना है तो उसके लिए डेल्टा जी निगेटिव होना चाहिए। डेल्टा जी निगेटिव होगा तभी जाकर के प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा। अब डेल्टा जी 2 चीजों से मिलकर के बना है, एक तो डेल्टा एच से मिलकर के बना है, दूसरा टी डेल्टा एच से मिलकर के बना है। तो अब सपोज डेल्टा एच का वैल्यू जो है वो निगेटिव है और माइनस टी डेल्टा एस, इसको पूरा एक साथ लेंगे, माइनस टी डेल्टा एस जो है ये पॉजिटिव है। तो ऐसे सिचुएशन में दोनों का जो नेट रिजल्ट डेल्टा जी है वो निगेटिव आएगा कि पॉजिटिव आएगा, इस बात पर डिपेंड करता है कि ये बड़ा है या फिर ये बड़ा है। अगर ये वाली क्वांटिटी बड़ी है, जैसे ये हो गया -500 और ये क्वांटिटी छोटी है जैसे +300, तो दोनों को मिलाओगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में 200 बच जाएगा। तो डेल्टा जी अगर निगेटिव होना है तो इसका मतलब डेल्टा एच निगेटिव होना चाहिए और माइनस टी डेल्टा एच जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए। तो इन दोनों को मिला करके हम लोगों को फाइनली तौलना पड़ता है कि जो नेट रिजल्ट है वो माइनस में आएगा कि प्लस में आएगा। अगर दोनों का नेट रिजल्ट माइनस में आ रहा है तभी प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा, प्रोसेस होगा या अपने से होगा। और अगर माइनस में नहीं आ रहा है, प्लस में आ जा रहा है, इन दोनों का नेट रिजल्ट प्लस में आ रहा है, तो ऐसे सिचुएशन में प्रोसेस स्पॉन्टेनियस नहीं होगा और प्रोसेस होगा ही नहीं। तो एडजॉर्प्शन क्या है, स्पॉन्टेनियस या नॉन स्पॉन्टेनियस? तो जनरल सिचुएशंस में अगर हम कोई बहुत अपनी तरफ से 3-5 ना करें, कोई चारकोल का टुकड़ा ला करके यहाँ ऐसे टेबल पर रख दें तो एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड, वो आकर के चारकोल के टुकड़े पर आकर के जमा होने लगते हैं। चारकोल का टुकड़ा न भी रहे, ऐसे लकड़ी का नॉर्मल टुकड़ा रहे, लकड़ी के टुकड़े पर ही गैसें जाकर के गैस के मॉलिक्यूल्स आकर के डिपॉजिट होना शुरू हो जाते हैं। चारकोल पर थोड़ा ज्यादा चिपकेंगे, नॉर्मल लकड़ी पर थोड़ा कम चिपकेंगे, लेकिन चिपकेंगे। हम इनकार नहीं कर सकते कि बिल्कुल नहीं चिपकेंगे। तो गैस के मॉलिक्यूल्स आकर के लकड़ी के नॉर्मल टुकड़े पर, या प्लास्टिक की चीजें हमारे घरों में है, मेटल से बनी हुई चीजें हमारे घरों में होती हैं, सभी चीजों के सरफेस पर ये गैस मॉलिक्यूल आकर के चिपक जाते हैं। तो एडजॉर्प्शन क्या है, अपने से होते रहने वाला फेनोमेनन है। मतलब ये होता ही रहता है, हम स्टडी करें कि हम स्टडी न करें, उससे एडजॉर्प्शन को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। वो तुमको देख करके नहीं होता है, उसको होना है और वो होता रहता है। हम स्टडी कर लेते हैं तो हमारा उससे शायद फायदा हो जाए कि हाँ एडजॉर्प्शन ऐसे ऐसे होता है, तुम शायद उसका कुछ फायदा भी उठा सके। तो एडजॉर्प्शन एक ऐसी चीज है जो अपने आप होती रहती है। मतलब डेफिनेटली उसका डेल्टा जी जो है वो हमेशा निगेटिव रहेगा, या नॉर्मल सिचुएशंस में हमेशा निगेटिव रहेगा, ऐसा कहना थोड़ा गलत है। नॉर्मल सिचुएशन में उसका डेल्टा जी का वैल्यू निगेटिव रहता है और एडजॉर्प्शन जो है वो होता रहता है। तो एडजॉर्प्शन एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, उसका डेल्टा जी निगेटिव है और वो चलता रहता है। अगर हम पूछे एडजॉर्प्शन के लिए डेल्टा एच के बारे में बताओ, डेल्टा एच निगेटिव होगा कि पॉजिटिव? डेल्टा एस के बारे में बताओ, ये निगेटिव होगा कि पॉजिटिव? तो पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि जब एडजॉर्प्शन होता है तो हीट रिलीज होती है। पहले वाले क्लास में इसके बारे में पढ़ा था हम लोगों ने ना, जब 2 पार्टिकल्स आपस में बॉन्ड बनाएंगे तो एनर्जी रिलीज होगी, और जब एनर्जी रिलीज होगी तो डेल्टा एच का वैल्यू माइनस में चलता है। डेल्टा एस का वैल्यू क्या होगा? डेल्टा एस जो है रैंडमनेस से कंट्रोल होता है। मॉलिक्यूल्स इधर उधर घूम रहे हैं, रैंडमनेस ज्यादा है, मॉलिक्यूल सरफेस पर जाकर के बैठ गए, रैंडमनेस खत्म हो गई, रैंडमनेस या डिसऑर्डरनेस। तो मॉलिक्यूल जब सरफेस पर बैठ जाते हैं, ठीक, तो इसका जो डेल्टा एस का वैल्यू है, रैंडमनेस का वैल्यू है, डिसऑर्डरनेस का वैल्यू, मॉलिक्यूल इधर उधर हवा में घूम रहे थे, खूब रैंडमली इधर उधर जहां मर्जी वहां आ जा रहे हैं, और अब जब जाकर के एक जगह बैठ जाएंगे, अब तो रैंडमली घूम नहीं रहे हैं, तो रैंडमनेस खत्म, डिसऑर्डरनेस खत्म,
डेल्टा एस कम हो गया, डेल्टा एस कम हो गया मतलब डेल्टा एस भी इसके लिए निगेटिव ही होता है। ठीक, तो एडजॉर्प्शन के लिए डेल्टा एच माइनस में रहेगा, डेल्टा एस ये भी माइनस में रहेगा। तो जब डेल्टा एस माइनस में रहेगा तो माइनस टी डेल्टा एस कैसा हो जाएगा, जानते हो ना, ये माइनस में है, ये चीज माइनस में है और उसमें माइनस से और मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये प्लस में हो जाएगा। तो जब इन दोनों को मिलाओगे तो नेट रिजल्ट माइनस में आएगा कि प्लस में आएगा, डिपेंड करता है टेम्परेचर पर। अगर तुमने टेम्परेचर बहुत बड़ा कर दिया है तो ये बहुत बड़ा पॉजिटिव क्वांटिटी हो जाएगा, फिर इन दोनों को मिलाओगे तो नेट रिजल्ट पॉजिटिव आ जाएगा और स्पॉन्टेनियस नहीं हो पाएगा, मतलब बहुत हाई टेम्परेचर पर एडजॉर्प्शन नहीं होगा। ध्यान देना, अगर तुमने टेम्परेचर बहुत बड़ा कर दिया, टेम्परेचर 100 डिग्री रखो तो 100 को डेल्टा एस से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ कुछ न कुछ मिलेगा। टेम्परेचर को 1000 डिग्री कर दो तो 1000 को डेल्टा एस से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ और बड़ी पॉजिटिव क्वांटिटी मिलेगी। तो जब इन दोनों को तुम मिलाओगे, डेल्टा एच और टी डेल्टा एस को मिलाओगे और दोनों को मिला करके डेल्टा जी बनाओगे, तो ये डेल्टा जी का जो वैल्यू है, डेल्टा जी का जो वैल्यू है, अगर टेम्परेचर लोअर है, ठीक, और अगर टेम्परेचर बहुत हाई तुमने कर दिया तो लोअर टेम्परेचर पर तो ये वाला बड़ा होगा, ये वाला छोटा होगा। जब ये बड़ा है तो रिजल्ट माइनस माइनस में आएगा, लेकिन जब टेम्परेचर हाई कर दोगे तो ये वाला भी बड़ा हो सकता है। जब ये वाला बड़ा हो जाएगा, काफी बड़ा हो जाएगा, इसकी तुलना में ज्यादा पॉजिटिव हो जाएगा, तो अब नेट रिजल्ट प्लस में आएगा। और जब तक टेम्परेचर लो रहेगा, माइनस रहेगा, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता रहेगा, एडजॉर्प्शन होता चला जाएगा। और जब ऐसा सिचुएशन आएगा तो एडजॉर्प्शन जो है बंद हो जाएगा, हाई टेम्परेचर पर एडजॉर्प्शन नहीं होगा। तो एडजॉर्प्शन जो है बहुत ज्यादा टेम्परेचर पर नहीं कराया जा सकता है। पिछले क्लास में भी हमने समझा था कि अगर टेम्परेचर ज्यादा करते हो तो मॉलिक्यूल्स की एनर्जी बहुत बढ़ जाती है और वो बैठने की जगह भाग भाग जाते हैं बार बार। तो पिछली बार उसको एक अलग वे में डील किया था, इस बार इसको एक अलग वे में डील कर रहे हैं। पिछली बार जो मॉलिक्यूल की एनर्जी से रिलेट किया था, इस बार हम लोग थर्मोडायनेमिक्स से रिलेट कर रहे हैं कि डेल्टा जी का वैल्यू, अगर तुम टेम्परेचर बहुत बढ़ा देते हो तो डेल्टा जी का वैल्यू पॉजिटिव आने लगता है और जो प्रोसेस होना है वो बंद हो जाएगा। जब तक डेल्टा जी निगेटिव रहेगा तभी तक प्रोसेस होगा, और निगेटिव होने के लिए टेम्परेचर का लो होना जरूरी है। टेम्परेचर तुमने हाई कर दिया तो डेल्टा जी पॉजिटिव हो जाएगा और प्रोसेस नहीं हो पाएगा। सो दिस इज अबाउट द थर्मोडायनेमिक्स ऑफ एडजॉर्प्शन। दूसरा पार्ट हम लोगों को एप्लीकेशंस, एडजॉर्प्शन के एप्लीकेशंस पर हम लोगों को बात करनी है। एप्लीकेशंस ऑफ एडजॉर्प्शन। एक इसका एप्लीकेशन हम लोगों ने पिछले क्लासेज में, सबसे पहले क्लास में तुमको पढ़ाया भी था। जैसे सुगर होता है, सुगर में से कलरफुल मटेरियल्स को निकालने के लिए एनिमल चारकोल का इस्तेमाल करते हैं। तो एक एप्लीकेशन तो वही हम लोग लिस्ट में लिख सकते हैं कि रिमूवल ऑफ कलरिंग मटेरियल्स फ्रॉम सोल्यूशन। किसी सोल्यूशन में कुछ रंग बिरंगी चीजें घुली हुई हैं और उसमें से रंग बिरंगी चीजों को हटाना है, मेरे को कलर को गायब करना है, तो हम लोग एडजॉर्प्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। और पिछला जो एग्जांपल लिया था वही एग्जांपल इसमें रहेगा, हमको कुछ अलग से कहने की जरूरत नहीं है। दूसरा, क्रिएशन ऑफ हाई क्वालिटी वैक्यूम। हाई क्वालिटी वैक्यूम, ये वैक्यूम का स्पेलिंग तुम लोग देख लेना अपनी तरफ से, राइट। अब जैसे मान लो मेरे पास एक बॉक्स है, इधर मेरे पास एक बॉक्स है, इस बॉक्स में छोटी सी पाइप लगा दो। इस पाइप से तुम दो काम कर सकते हो, इसके अंदर हवा भर भी सकते हो और हवा बाहर खींचकर निकाल भी सकते हो। जब हवा तुम अंदर भरोगे तो प्रेशर अंदर बढ़ जाएगा, हवा को बाहर खींच लोगे तो अंदर प्रेशर कम होता चला जाएगा। और अगर हवा को 100% बाहर खींच लिया जाए, अंदर कुछ भी न बचे, कोई मॉलिक्यूल न बचे, तो इसी को तुम कहते हो वैक्यूम। ठीक, जब अंदर कोई मॉलिक्यूल नहीं बचेगा, तुमने हवा को पूरी तरह से बाहर खींच दिया, सारा का सारा एयर आउट कर दिया, तो इसी को तुम कहते हो वैक्यूम। लेकिन होता क्या है कि जैसे अभी तो बहुत ढेर सारे हवा के मॉलिक्यूल्स है, ढेर सारे गैस मॉलिक्यूल्स है, तो शुरू में तुम खींचोगे तो मॉलिक्यूल्स बाहर निकलते चले जाएंगे। लेकिन जब मॉलिक्यूल्स बहुत थोड़े से बच जाते हैं तो अब उन मॉलिक्यूल्स को बाहर खींच करके निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। तब तक ढेर सारे मॉलिक्यूल्स थे,
तुमने मॉलिक्यूल्स को खींचा, मॉलिक्यूल्स बाहर निकलने शुरू हो गए, अंदर मॉलिक्यूल्स की संख्या कम होती चली गई, वैक्यूम बनता चला गया। लेकिन 100% वैक्यूम बनाना ये बहुत मुश्किल है, क्योंकि जब बहुत थोड़े से मॉलिक्यूल बचेंगे तो तुम्हारी पकड़ में नहीं आएंगे। ढेर सारे मॉलिक्यूल्स है, जल्दी से पकड़ में आ जाएंगे। बहुत थोड़े से मॉलिक्यूल है, जल्दी से पकड़ में नहीं आएंगे। जैसे कभी तुमने एक चीज एक्सपीरियंस किया होगा, जैसे मटर के दानों को ले लो, पानी में उसको धुलो, धुलने के बाद पानी में से निकालो, तो ढेर सारे मटर के दाने रहते हैं, तुम ऐसे हाथ से निकालते हो तो ढेर सारे मटर के दाने तुम्हारे हाथ में आ जाते हैं। लेकिन लास्ट में जब 10-15 मटर के दाने बच जाते हैं पानी में, उसको तुम निकालने की कोशिश करते हो तो पकड़ते हो तो मटर के दाने पानी में इधर उधर भागने लगते, पकड़ना मुश्किल हो जाता है। कुछ वैसा ही, मॉलिक्यूल्स ढेर सारे थे, प्रेशर से तुमने खींचा, कुछ मॉलिक्यूल्स तुम्हारे पास आ जाएंगे। लेकिन जब मॉलिक्यूल बहुत कम हो जाएंगे तो अब ये अंदर की तरफ जो है वैक्यूम क्रिएट हो गया। मॉलिक्यूल क्या है, बाहर से चीजों को अंदर खींचने की कोशिश करेंगे। तुम बाहर खींचने की कोशिश कर रहे हो और अंदर वाले मॉलिक्यूल्स बाहर वाली चीजों को अंदर खींचने की कोशिश कर रहे हैं। तो अंदर जब मॉलिक्यूल्स का नंबर बहुत कम हो जाता है तो अंदर से उन मॉलिक्यूल्स को बाहर खींच करके निकालना बेहद मुश्किल है। और ऐसे में हमारा ये जो एड्जॉर्प्शन है ये काम आता है। इसी में तुम क्या करो, चारकोल के टुकड़े डाल दो, तो जो मॉलिक्यूल्स थोड़े बहुत इधर उधर घूम रहे थे, अब ये तो हम नहीं कहेंगे कि सबके सब जाकर के चारकोल पर चिपक जाएंगे, लेकिन हाँ, जो थोड़े से मॉलिक्यूल्स घूम रहे थे, ज्यादातर मॉलिक्यूल्स तो हमने बाहर निकाल लिए, लेकिन कुछ मॉलिक्यूल्स अभी भी जो घूम रहे हैं वो जाकर के सरफेस के ऊपर जमा हो जाएंगे। तो अंदर घूमने वाले मॉलिक्यूल्स की संख्या और कम हो गई, तो वैक्यूम की जो क्वालिटी है वो और ज्यादा बढ़ गई और हाई वैक्यूम हो गया। तो अगर मेरे को बेटर क्वालिटी वैक्यूम बनाना है और हाई क्वालिटी वैक्यूम बनाना है तो हम हवा को बाहर खींचने के बाद बॉक्स के अंदर थोड़ा चारकोल या कुछ दूसरा चीज डालते जो गैस मॉलिक्यूल्स को अपने ऊपर चिपका ले और वैक्यूम की क्वालिटी और इंप्रूव हो जाए। गैस मास्क, जैसे जो लोग थोड़ा ऐसी जगहों पर काम करते हैं जहां पर हवा जो है थोड़ा पॉल्यूटेड है या पॉइजनस है, जैसे जो लोग कोयले की खदानों में काम करते हैं वहां पर पॉइजनस गैसेस भी होती है, तो वो लोग गैस मास्क का इस्तेमाल करते हैं। मास्क में ऐसे केमिकल रहते हैं जो हवा में घुले हुए पॉइजनस चीजों को एब्जॉर्ब कर लेती हैं, हमारे बॉडी के अंदर नहीं जाने देती। तो यहां पर भी एड्जॉर्प्शन का ही इस्तेमाल है। कंट्रोलिंग ह्यूमिडिटी, कंट्रोलिंग ह्यूमिडिटी, जैसे एक मटेरियल होता है सिलिका जेल। सिलिका जेल क्या होता है, सिलिका मतलब बालू, सैंड, जो बालू तुम देखते हो वही सिलिका है, उसी को मॉडिफाई कर करके सिलिका जेल बना देते हैं उसी से। सिलिका जेल की खासियत क्या है कि जैसे सिलिका जेल का एक टुकड़ा तुमने यहां पर रख दिया तो उसके आसपास जो हवा में पानी के मॉलिक्यूल्स घूम रहे हैं, इन पानी के मॉलिक्यूल्स को खींच करके अपने सरफेस पर चिपका लेता है। सिलिका जेल जो है पानी के मॉलिक्यूल्स को खींच करके केमी एड्जॉर्प्शन होता है, यहाँ पर दोनों के बीच में रिएक्शन होगा, पानी का मॉलिक्यूल आकर के सिलिका जेल के सरफेस पर चिपक जाएगा। तो इस तरह से एटमॉस्फेयर में पानी के मॉलिक्यूल्स की संख्या कम हो जाएगी, इससे वातावरण में नमी कम हो जाती है। हम लोग बोलते हैं ह्यूमिडिटी कम हो गई। तो सिलिका जेल की मदद से हम लोग ह्यूमिडिटी को कंट्रोल कर सकते हैं। इसीलिए तुम देखोगे जब बाजार से कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदो, जैसे एक मोबाइल का पैकेट ही खरीदो, मोबाइल खरीदो, तो पैकेट के अंदर एक छोटे से तो मोबाइल का जो पैकेज है उस पैकेज के अंदर एक छोटे पैकेट में सिलिका जेल भरा हुआ पड़ा रहता है। वो सिलिका जेल क्या करता है, अगर मोबाइल के डब्बे के अंदर कुछ वाटर वगैरह किसी तरह से थोड़ा बहुत एक्सीडेंटली पहुंच जाए तो वो वाटर से जो वेपर बनेगा वो वेपर मोबाइल को खराब न करने पाए, उस वेपर को वो एब्जॉर्ब कर लेता है। तो इस तरह से ह्यूमिडिटी के कंट्रोल में हम लोग सिलिका जेल का इस्तेमाल करते हैं। सेपरेशन ऑफ इनर्ट गैसेज, सेपरेशन ऑफ इनर्ट गैसेज। इनर्ट गैसेज क्या है, जैसे हीलियम है, नियॉन है, आर्गन है, क्रिप्टॉन है, जेनॉन है, ये इनर्ट गैसेज है। हवा में ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, थोड़ी बहुत और गैसें हैं, उनके अलावा ये गैसेज भी होती है। तो हवा में से बाकी सभी गैसेज को पहले हम अलग कर देते हैं। करते क्या है, हवा को खूब ठंडा करके उसको कंप्रेस करते, प्रेशर बढ़ाते चले जाते हैं, तो ऑक्सीजन लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, नाइट्रोजन लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, सब सेपरेट हो जाएंगे। अंतिम में लास्ट में जो गैसेज बचती हैं उन गैसेज में यही हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन और जेनॉन वगैरह होती है। इन गैसेज को एक दूसरे से सेपरेट करना है। कैसे सेपरेट करें, ध्यान देना, जो गैस जितना ज्यादा वान डेर वाल्स फोर्स अप्लाई कर सकता है
वो गैस उतना आसानी से एड्जॉर्प्शन करेगा। जो गैस कम वान डेर वाल्स फोर्स अप्लाई करता है उसका एड्जॉर्प्शन कम होता है ना, मोर वान डेर वाल्स फोर्सेज मोर एड्जॉर्प्शन। जितना ज्यादा हायर वान डेर वाल्स फोर्सेज रहेंगे, एड्जॉर्प्शन का अमाउंट भी उतना ज्यादा होगा, एड्जॉर्प्शन उतनी आसानी से होगा। तो अगर हम इन गैसेज में देखें तो इधर की तरफ मॉलिक्यूलर वेट बढ़ रहा है, जिसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होता है उसका वान डेर वाल्स फोर्स भी ज्यादा होता है। तो यहाँ ज्यादा वान डेर वाल्स फोर्स, कम फोर्स और कम फोर्स और कम फोर्स और कम फोर्स, तो इसका एड्जॉर्प्शन सबसे आसानी से होगा। इसका एड्जॉर्प्शन थोड़ा मुश्किल है, इसका थोड़ा और मुश्किल है, इसका थोड़ा और मुश्किल है, इसका थोड़ा और मुश्किल है। तो हम टेम्परेचर को थोड़ा बढ़ा दें तो थोड़ा हायर टेम्परेचर पर इसका एड्जॉर्प्शन तो हो जाएगा, लेकिन इन सब का एड्जॉर्प्शन नहीं होगा। तो हम क्या करते हैं, हम लोग कोकोनट चारकोल इसका इस्तेमाल करते हैं। कोकोनट में कुछ केमिकल्स होते होंगे जो हेल्प करते होंगे, अब इतना किसी ने खोजा नहीं है। जब किसी ने खोजा नहीं है और किसी ने पता नहीं लगाया तो हम कैसे तुम्हें बता सकते हैं। हम भी तो वही जानते हैं जो आज तक खोजे हुई हैं, जो लोगों ने रिसर्च किया, जो लोगों ने खोजा है, जो बुक्स में प्रेजेंट है, वही हम भी जानते हैं। तो कोकोनट चारकोल जो होता है इन गैसेज को एब्जॉर्ब कर सकता है। तो हम क्या करते हैं, थोड़ा हायर टेम्परेचर कह दो T1 ले लिया, जिस पर ये चिपक जाएगा लेकिन ये सब नहीं चिपकेंगे। तो ये जेनॉन जो है आकर के चारकोल पर चिपक गया, बाकी सब अलग हो गए, जेनॉन अलग हो गया। फिर जेनॉन अलग हो जाएगा तो अब बचा ये वाला मिक्सचर। अब फिर एक दूसरा टेम्परेचर T2 ले लेंगे जो थोड़ा कम रहेगा, जिस पर ये क्रिप्टॉन चिपक जाएगा, बाकी सब चारकोल में नहीं चिपकेंगे। तो T2 पर क्रिप्टॉन जो है चारकोल में चला आएगा, तो ये क्रिप्टॉन बाकी सबसे अलग हो गया। फिर टेम्परेचर थोड़ा और लो करेंगे जिस पर ये चिपक जाएगा, बाकी दोनों नहीं चिपक पाएंगे। तो इस तरह से टेम्परेचर को कम कर करके, टेम्परेचर को कंट्रोल कर करके हम लोग कोकोनट चारकोल से बारी बारी से पहले जेनॉन को खींच लेंगे, फिर क्रिप्टॉन को खींच लेंगे, फिर ऑर्गन को, फिर नियॉन को, फिर हीलियम को, ऐसा करके सबको एक दूसरे से अलग कर सकते हैं। तो इस तरह से एड्जॉर्प्शन जो है वो इनर्ट गैसेज को एक दूसरे से अलग करने में भी मदद करता है। फिर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एप्लीकेशन है क्रोमेटोग्राफी। इसको हम लोग सेपरेट भी पढ़ते हैं, सेपरेट हमने पढ़ाया भी है। प्यूरिफिकेशन ऑफ कंपाउंड्स करके एक लेक्चर होगा मेरा, या मे बी क्रोमेटोग्राफी करके भी एक लेक्चर हो मेरा। अब इतने सारे लेक्चर से मुझे भी याद नहीं है कौन किस में पढ़ा दिया है, या तो प्यूरिफिकेशन ऑफ कंपाउंड्स में या तो क्रोमेटोग्राफी अलग से एक टॉपिक होगा, पढ़ाया जरूर है हमने। तो क्रोमेटोग्राफी में होता क्या है, जैसे मेरे पास कह दो दो कंपाउंड्स का मिक्सचर है, ए और बी दो कंपाउंड्स हैं, इन दोनों का मिक्सचर है, और हमें इन दोनों को एक दूसरे से सेपरेट करना है। कोई और मेथड मिल नहीं रहा है सेपरेट करने का, हम क्रोमेटोग्राफी इस्तेमाल करने जा रहे हैं। हम करते क्या है क्रोमेटोग्राफी में, जैसे हमने एक प्लेट ले लिया, हमने एक ग्लास का बना हुआ एक प्लेट ले लिया, ग्लास प्लेट, और इसके ऊपर एक लेयर जो है हमने सिलिका जेल का लगा दिया। ग्लास प्लेट के ऊपर जो है, ये वाला कलर नहीं लेते हैं, ये वाला कलर लेते हैं, इसके ऊपर हमने जो है सिलिका जेल का एक लेयर लगा दिया। सिलिका जेल क्या, वही बालू है ना, सैंड है, उसी को मॉडिफाई करके सिलिका जेल बना लेते हैं। तो ग्लास प्लेट प्लस लेयर ऑफ सिलिका जेल। जैसे तुम क्या करो, थोड़ी मिट्टी उठा लो, मिट्टी में थोड़ा पानी मिला दो, थोड़ा कीचड़ टाइप का मटेरियल बन जाएगा, उसको अपने हाथ पर ऐसे ऐसे लगा लो और छोड़ दो, सूख जाएगा थोड़ी देर में। तो एक लेयर तुम्हारे हाथ पर मिट्टी का जम गया ना। वैसे सिलिका जेल को पानी में या किसी दूसरे चीज में मिक्स करके ग्लास प्लेट के ऊपर जो उसका एक लेयर चिपका देते हैं, सूखने के लिए छोड़ देते हैं। ये प्लेट काम के लिए तैयार हो चुका है। अब ये जो मिक्सचर है मेरा ए और बी का, इस मिक्सचर को हम यहां पर कह दो ऐसे एक ड्रॉप जो है मिक्सचर का लोड कर देंगे, बस एक ड्रॉप, उससे ज्यादा नहीं। इसके बाद इस प्लेट को हम लोग इस तरह से एक जार में इस तरह से लगा दें, और जार में इस तरह से रखने के बाद यहाँ नीचे कुछ प्रॉपर सॉल्वेंट, जैसे पानी है, पानी भर सकते हो, लेकिन हर बार पानी से काम नहीं चलेगा, दूसरे सॉल्वेंट्स भी होते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। जैसे वाटर तो एक सॉल्वेंट हो ही गया, वाटर है, मीथेनॉल है, ठीक, एसीटोन है, क्लोरोफॉर्म है, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तुम जानते हो तो इन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा जानते होगे। नहीं भी जानते हो तो एज सिंपल कि कई सारे लिक्विड्स हो सकते हैं। पानी सबसे कॉमन है, मिथेनॉल वगैरह, एसीटोन वगैरह थोड़े कम कॉमन है। तो इनमें से जिस लिक्विड से भी काम बनता है वो लिक्विड यहाँ पर भर देंगे, सॉल्वेंट यहाँ पर भर देंगे। ये सॉल्वेंट क्या है, प्लेट पर अब धीरे धीरे ऊपर चढ़ेगा। जैसे दीवार के पास नीचे पानी लगा हो तो दीवार पर पानी धीरे 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 चढ़ता है ना, तुम देखते हो दीवार ऊपर कुछ ऊपर तक गीली हो जाती है,
कैसे गीली हो जा रही है? पानी जो है दीवार को पकड़ करके, कैपिलरी एक्शन, फिजिक्स में इसको बोलते हैं कैपिलरी एक्शन। कैपिलरी एक्शन से पानी जो है धीरे धीरे ऊपर चढ़ा। तो यहां पर भी ये सॉल्वेंट क्या है, प्लेट पर धीरे धीरे ऊपर चढ़ेगा। अब जब सॉल्वेंट धीरे धीरे ऊपर चढ़ेगा, मान लो सॉल्वेंट जो है यहां तक जो है इस पर चढ़ गया, एक सॉल्वेंट जो है चढ़ते चढ़ते यहां तक जो है सॉल्वेंट चढ़ गया। जब सॉल्वेंट ऊपर जाएगा तो यहाँ इसमें क्या है, इस मिक्सचर में दो चीजें हैं, एक तो ए है, इस मिक्सचर में दो चीजें हैं, एक तो ए है और दूसरा बी है, ए और बी का मिक्सचर है। जब ये सॉल्वेंट ऊपर जाएगा तो इसको भी ऊपर लेकर के जाएगा, राइट। हम इसका एक दूसरा कॉपी बना लेते हैं और तुम देखोगे कि थोड़ी देर के बाद हालत ऐसी रहेगी कि यहां पर जो स्पॉट था, यहां पर जो कंपाउंड तुमने रखा है, इसमें ए और बी दो चीजें थी, एक यहां पहुंच गया, दूसरा यहां पहुंच गया। एक यहां पहुंच गया, दूसरा यहां पहुंच गया, कह दो ए यहां पर रह गया और बी यहां पर आ गया। तो पहले कैसा सिचुएशन था कि तुमने स्पॉट लगाया, ए और बी यहीं पर थे। अब धीरे धीरे सॉल्वेंट के साथ ए यहां तक पहुंचा, बी यहां तक पहुंचा। दोनों अलग अलग जगह क्यों पहुंच गए भाई? दोनों एक ही जगह पर क्यों नहीं पहुंचे? दोनों अलग अलग क्यों, एक ऊपर एक नीचे, ऐसा क्यों? इट इज वेरी सिंपल। जैसे तुम सड़क पर देखो, छोटे छोटे कागज के टुकड़े, पेड़ों की पत्तियां और भी ईटा पत्थर कंकड़ पता नहीं क्या क्या पड़ा रहता है। जोर से हवा आती है, कुछ चीजें हवा के साथ बहुत आगे चले जाते हैं, कुछ चीजें जो है हवा के साथ थोड़ी दूर जा पाते हैं और कुछ चीजें बिल्कुल अपनी जगह पर स्थिर रहते हैं। जिसका वजन बहुत ज्यादा वो अपनी जगह पड़ा रहेगा, जो बहुत हल्का है वो हवा के साथ आगे चला गया, जो कम हल्का है वो थोड़ी दूर तक गया। तो सब अलग अलग एक दूसरे से हो गए ना। तो वही चीज यहाँ पर भी है। सॉल्वेंट जब आगे जाएगा तो इन दोनों को अपने साथ आगे ले जाने की कोशिश करेगा, लेकिन दोनों सॉल्वेंट के साथ बराबर दूरी ट्रेवल नहीं करेंगे। एक सॉल्वेंट के साथ ज्यादा दूरी ट्रेवल करेगा, एक सॉल्वेंट के साथ कम दूरी ट्रेवल करेगा। ये किस चीज पर डिपेंड करता है? तो ये जो सिलिका जेल है ये ए को पकड़ करके रखा हुआ है, मतलब ए जो है सिलिका जेल के ऊपर चिपका हुआ है। एडजॉर्प्शन, ए का एडजॉर्प्शन है सिलिका जेल के ऊपर, बी का भी एडजॉर्प्शन है सिलिका जेल के ऊपर। सिलिका जेल ने अगर दोनों को बहुत जोर से पकड़ लिया है तो सॉल्वेंट जब आगे बढ़ेगा तो सिलिका जेल उसको आगे नहीं जाने देगा, ए और बी को आगे नहीं जाने देगा। एक सॉल्वेंट ए और बी को आगे ले जाने की कोशिश में लगा हुआ है, सिलिका जेल दोनों को पकड़ करके बैठा हुआ है कि नहीं हम तुमको आगे नहीं जाने देंगे। सिलिका जेल ने अगर ए और बी को बहुत जोर से पकड़ लिया है तो सॉल्वेंट इनको कभी आगे नहीं ले जा पाएगा, फिर ये दोनों इसी जगह पड़े रहेंगे। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम भी सॉल्वेंट का स्ट्रेंथ धीरे धीरे बढ़ाते हैं। एक सॉल्वेंट से काम नहीं चलेगा तो कोई दूसरा सॉल्वेंट लगाएंगे जो थोड़ा ज्यादा मजबूत रहे, उससे भी काम नहीं चलेगा, और मजबूत सॉल्वेंट लगाएंगे कि इसको आगे लेकर के वो जा पाए। तो जब सॉल्वेंट ए और बी को आगे लेकर के जाएगा तो होता ऐसा है कि ए और बी दोनों में से कोई एक सिलिका जेल को थोड़ा जोर से पकड़े हुए रहेगा और दूसरा जो है सिलिका जेल को थोड़ा धीरे धीरे पकड़े हुए रहेगा। तो जिसको सिलिका जेल ने जोर से पकड़ रखा है या जिसने सिलिका जेल को जोर से पकड़ रखा है उसका आगे बढ़ने का स्पीड कम होगा, और जिसने सिलिका जेल को धीरे से पकड़ रखा है वो जल्दी जल्दी आगे बढ़ेगा। तो तुम देखोगे कि दोनों एक दूसरे से सेपरेट हो गए, और सेपरेशन का यही टेक्निक जो है क्रोमेटोग्राफी कहलाता है। क्रोमेटोग्राफी में फिर कई सारे पार्ट्स हो सकते हैं, ये हमने एक एग्जाम्पल लेकर के तुमको समझाया कि क्रोमेटोग्राफी में चीजों को सेपरेट कैसे करते हैं। और एडजॉर्प्शन का इसमें क्या रोल है? सिलिका जेल, ए जो है सिलिका जेल के ऊपर चिपका हुआ है, बी भी सिलिका जेल के ऊपर चिपका हुआ है, सॉल्वेंट की मदद से दोनों आगे बढ़ रहे हैं। जो जितना ज्यादा जोर से चिपका रहेगा वो उतना धीरे धीरे आगे बढ़ेगा, जो जितना कमजोर फोर्स के साथ चिपका हुआ रहेगा वो उतना जल्दी जल्दी आगे बढ़ेगा। तो बी अगर ज्यादा आगे निकल गया है मतलब बी का फोर्स ऑफ एडजॉर्प्शन कम था और ए कम दूरी पर गया है, थोड़ा ही आगे बढ़ पाया है, मतलब ए का जो फोर्स ऑफ एडजॉर्प्शन है वो ज्यादा है। तो इस वे में क्रोमेटोग्राफी काम करता है, और क्रोमेटोग्राफी की मदद से हम लोग क्या करते हैं, चीजों को सेपरेट कर सकते हैं। इसके अलावा एक और एप्लीकेशन एडजॉर्प्शन इंडिकेटर्स। एडजॉर्प्शन इंडिकेटर्स, इसमें क्या है, जैसे हम लोग एक रिएक्शन देखें, AgNO3 प्लस KCl दोनों मिलेंगे, AgCl प्लस KNO3। AgCl सॉल्यूबल नहीं है, पानी में घुलता नहीं है, तो ये नीचे जाकर के डिपॉजिट हो जाएगा। तो तुम मान लो रिएक्शन एक इस तरह से बीकर में करा रहे हो, ये सोल्यूशन ऊपर है, सोल्यूशन में रिएक्शन हो रहा था, लेकिन जैसे ही AgCl बनेगा, AgCl के पार्टिकल्स नीचे जाकर के ऐसे बर्तन के बॉटम पर ऐसे डिपॉजिट हो जाएंगे। इसी को तुम कहते हो प्रेसिपिटेट।
तो कभी कभी क्या होता है, प्रेसिपिटेट के पार्टिकल्स इतने छोटे छोटे होते हैं कि अपने को समझ में नहीं आता है कि प्रेसिपिटेट बना कि प्रेसिपिटेट नहीं बना, रिएक्शन हुआ कि रिएक्शन नहीं हुआ। तो हमारे पास कुछ कलरिंग मटेरियल्स होते हैं, कलरिंग मटेरियल्स जिनको तुम डाई कहते हो। इसका हम दो एग्जांपल ले लेते हैं बाय नेम, इयोसिन एंड फ्लोरेसीन। ठीक, नाम से तुम्हें कुछ समझ में नहीं आएगा, लेकिन बस जस्ट दो चीजें, इनका कुछ नाम है। जैसे कोई नई चीज का नाम तुम्हारे सामने ले ले, तुमने कभी न देखा है न सुना है, तो भाई वो चीज तो है ना दुनिया में, तुमको नहीं समझ में आता तब भी है। तो एक कोई चीज है तुम्हें समझ में आया, ये कोई चीज है जो मेरे को समझ में नहीं आ रहा, लेकिन ये समझ में आ रहा है कि कोई चीज है जो मेरे को समझ में नहीं आ रहा। तो ये दो जो है कलरिंग मटेरियल या डाइज हैं। जैसे हेयर डाई होता है ना, बालों को रंगने वाला डाई, वैसा ये भी है। जब तुम इसको सोल्यूशन में डालोगे तो ये कलर जो है जाकर के इसके ऊपर चिपक जाएगा। तो चिपक जाएगा तो तुम्हें बॉटम में कुछ लाल, नीला, हरा, पीला जैसा भी इसका रंग है वहां यहाँ पर दिखाई पड़ेगा। तो तुम समझ जाओगे कि हाँ प्रेसिपिटेट बना है। अगर कोई कलर यहाँ पर नहीं चिपक रहा है मतलब प्रेसिपिटेट जो है वो नहीं बना है। तो रिएक्शन हुआ, AgCl का प्रेसिपिटेशन यहाँ पर हुआ, AgCl का प्रेसिपिटेट बना और एक कलर जाकर के प्रेसिपिटेट के ऊपर चिपक जाएगा। तो इससे कंफर्म करने में आसानी रहती है कि प्रेसिपिटेट बना या प्रेसिपिटेट नहीं बना। तो इसको बोलते हैं एडजॉर्प्शन इंडिकेटर। ये जो हमारा कलर मटेरियल है वो इंडिकेटर की तरह से काम कर रहा है, रिएक्शन हुआ या नहीं हुआ इस चीज को पहचानने के लिए। तो ऐसे सिचुएशन में हम कहते हैं कि जो डाई है या जो कलर है ये एडजॉर्प्शन इंडिकेटर का काम कर रहा है। तो इस तरह से एडजॉर्प्शन के कुछ एप्लीकेशंस हम लोगों ने देखे, वैक्यूम बनाना, ह्यूमिडिटी को हटाना, गैस मास्क को बनाना, सोल्यूशन में से कलर को हटाना, इनर्ट गैसेज को एक दूसरे से सेपरेट करना, क्रोमेटोग्राफी और फाइनली जो है एडजॉर्प्शन इंडिकेटर्स। तो बस एडजॉर्प्शन वाला टॉपिक जो है हमारी तरफ से यहीं पर खत्म होता है। एडजॉर्प्शन के टॉपिक पर हमने काफी सारी बातें करी। अगली क्लास में जब हम लोग मुलाकात करेंगे तो हमारी बातें अब जो है कोलाइड्स पर स्टार्ट होंगी। तो फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।